बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म अराई। नाजरीन, दो अहम चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें जो आपसे डिस्कस भी करनी है, आपको उसकी खबर भी देनी है। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत कशीदगी चल रही है, लेकिन कहीं हम इस कशीदगी के बीच फ़लस्तीन के भाइयों को भूल तो नहीं गए। हम भारत की कशीदगी की बात करेंगे, लेकिन क्या हम यहाँ पर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम फ़लस्तीनी भाइयों को, फ़लस्तीनी बहनों को, फ़लस्तीनी माँओं को और उन मासूम बच्चों को जिनके पास कई दिनों से खाना भी नहीं है, हम उन्हें शायद भूल रहे हैं। हम खबरों में उन्हें शामिल नहीं कर रहे, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन कुछ हलके ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को भूले नहीं हैं, कुछ हलके ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत सारी सियासी और समाजी तंजीमें अभी भी इस कशीदगी के बावजूद भी, जबकि जंग खुद हमारे सर पर मंडला रही है, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, अपनी फ़लस्तीनी माँओं को, बहनों को और उन मासूम बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं है, हम उन्हें नहीं भूले। लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर आपको देनी है नाजरीन। खबर कुछ इस तरह है कि इसराइल के जो वजीर खजाना हैं वो ये कहते हैं, उसका वैसे भी वो बहुत मशहूर हैं, इस तरह के जो है ना भोंडे बयानात देने में वो बड़े मशहूर भी हैं, और इस तरह के बयानात, इश्तियाल अंगेज बयानात देने में वो बड़े मशहूर हैं। और वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के गजा से निकलने के बाद ही इसराइल जंग बंद करेगा। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि इसराइल जंग सिर्फ उस वक्त बंद करेगा जब मुल्क शाम मुंतशिर हो जाएगा, हिजबुल्लाह को बदतरीन शिकस्त होगी, ईरान से उनके जौहरी हथियार और जौहरी प्रोग्राम जो है वो छीन लिया जाएगा, तब ही इसराइल जो है वो जंग बंदी करेगा। इसी बात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैसल नदीम साहब, सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, जो सिंध के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जनाब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। फैसल नदीम साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने सुन ली होंगी जो मैंने बयान की, और आपको पता है कि ये बड़े मशहूर हैं, इनके जो वज़ीर ख़जाना हैं बेज़ालेल, वो बड़े मशहूर हैं इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ और भोंडे बयानात देने में। तो क्या आपको लगता है कि ईरान से जौहरी प्रोग्राम छीन लिया जाएगा, मुल्क शाम को मुंतशिर कर दिया जाएगा, और फ़लस्तीन का जो हिस्सा है गजा वाली पट्टी, जब तक इसमें से फ़लस्तीनियों का इन्हला नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रखेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बात तो ये उस तरह की है कि जो आपने एक कहानी सुनी होगी कि अंडा खरीदा जाएगा, अंडे से चूजा निकलेगा, और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी, उससे फिर जो है कोई बड़ा जानवर खरीद लिया जाएगा, बकरी बच्चे देगी, और उसके बाद फिर भैंसें ले ली जाएंगी, और फिर करते 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 एक बहुत बड़ी रियासत कायम हो जाएगी। तो ये इसी तरह का एक जो है ना प्लान है इनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर ये बहुत बहादुर होते, बहुत ज्यादा दिलेर होते, और ये सारी चीजें इन्होंने इसी तरह हासिल करनी होती, तो आप ये देख लीजिए, ये मैदान जंग में इस वक्त फलस्तीनी मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर रहा। इस वक्त ये सिर्फ मासूम लोगों पर हमला कर रहे हैं, ये बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, ये औरतों को कत्ल कर रहे हैं, आपके सामने के अस्पतालों, स्कूलों पर हमले कर रहे हैं। और उसके बावजूद मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने दावा किया कि फलस्तीन खाली होगा, तो गजा के किसी एक छोटे बच्चे से पता कर लीजिए, किसी माँ से पता कर लीजिए, बहन बेटी से पता कर लीजिए, किसी ऐसे बाप से पता कर लीजिए कि जिसकी फैमिली मुकम्मल तौर पर उससे छिन चुकी हो, और उन सबसे सवाल कीजिए और ये पूछिए कि अब जबकि बहुत कुछ आपसे छिन चुका है, तो क्या गजा की सरजमीन छोड़ने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? तो आपको जवाब मिलेगा, हरगिज नहीं। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने भी ये दावा किया था कि हम यहाँ से लोगों को उठाएंगे, हम जो है वो शाम ले जाएंगे, हम उनको उठाकर उर्दन ले जाएंगे, हम इजिप्ट ले जाएंगे, मिस्र। लेकिन आपने देखा कि फलस्तीनियों ने कुल्ली तौर पर 100% इनकार किया कि ये तो किसी तौर मुमकिन ही नहीं है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर सूरत हाल उसी तरह की है कि जिस तरह की इसराइली बयान कर रहे हैं, तो उनके आर्मी चीफ ने इस्तीफा क्यों दिया? सवाल फिर ये कि उनके इंटेलिजेंस चीफ ने इस्तीफा क्यों दिया? उनमें बेशुमार हजारों लोग ऐसे हैं कि जो लाजमी फौजी सर्विस से इनकारी हैं,
वो लोग कि जो दौड़ दौड़ कर इसराइल आ रहे थे, आज इसराइल से लोग जो है बजाय इसके कि बाहर से आकर यहाँ पर आबाद हों, आज इसराइल को छोड़ कर यहूदी दोबारा से जिन मुल्कों से आए थे उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। इनका क्या सबब है? तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक जंग है कि जिसमें एक तरफ जुल्म है, एक तरफ जबर है, तो दूसरी तरफ ईमान, सब्र और इस्तिकामत है। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि फतह ईमान, सब्र और इस्तिकामत की होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत जो है ना वो ज़रूरी है जिसको डिस्कस करना, कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के दरमियान बड़ी कशीदगी चल रही है और उसमें मैं देखने में आ रहा है कि तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो पाकिस्तान और भारत की जो जंग है, जो जाहिर है मुतवक्का जंग जिसको हम कहेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, उनके मीडिया के बारे में डिस्कस कर रहा है, प्रोग्राम से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से जब से ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद से फ़लस्तीन डिस्कस नहीं किया जा रहा। पानी बंद कर दिया, ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली भी जब आप देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए या कोई और जो इनके मुशीर या स्पोक्स पर्सन है, ख़ास तौर पे अमेरिका के या मिडल ईस्ट के जितने भी हमारे जो ब्रादर कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, वो भी जो है ना वो सारी उनकी तवज्जो जो है ना इस तरफ मरकूज़ हो गई है, फ़लस्तीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो एक फितरी हमारा है कि जब आपके घर के इर्द गिर्द कोई आग लग जाए तो आप फौरी तौर पर मुतवज्जे होते हैं कि पहले घर के बराबर में जो आग लगी है उसको बुझा लिया जाए। तो अगर हमारे मुतालिक बात होगी, हमारी हुकूमत और हमारे इदारों के मुतालिक बात होगी, हमारे अवाम के मुतालिक बात होगी, तो यकीनी तौर पर ये हो सकता है। लेकिन खज्जा के लोग जो हैं वो ये बात याद रखी जाए कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में रहता है। अल्लाह के फजल के साथ उनका बहुत मजबूत किस्म का जो है रिश्ता अल्लाह की तौफीक से पूरी दुनिया के मुसलमानों से है। तो ये नहीं हो सकता कि दुनिया उनको भूल जाए, दुनिया उनको याद ना रखे, दुनिया उनकी बात ना करे। ये तो नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि चंद दिन के लिए जो है, जिस तरह आप खुद भी, मैं ये कहता हूँ कि देख रहे होते हैं कि कोई भी अगर जो है ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है तो बिलुमुम जो चीज जो है वो चल रही होती है, तो एक दफा तो इस तरह यकीनी तौर पर होता है कि वो थोड़ा सा पीछे होती है, लेकिन वो एक मुस्तकिल मसला है, मुसलसल मसला है। 77-78 साल हो चुके हैं, उसमें लोगों की जानें गई हैं, लोगों का माल लूटा गया है, लोगों की आबादियां खाली करवाई गई हैं और एक मजालिम का एक जबरदस्त किस्म का सिलसिला है जो मुस्तकिल और मुसलसल जारी है। बिल्कुल। और उसके मद्दे मुकाबले में फिर वही बात करना चाहूंगा कि ईमान, सब्र और इस्तिकामत जो है इसका भी बड़ा शानदार किस्म का जो है वो ये समझ लें कि वहां पर मुजाहरा किया गया है। एक बात और मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, ये यहूदो हनूद जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख है। खबरें आती रही थी, आपने सुना कि यहाँ से हिंदुस्तान के लोग भी वहां पर गए हैं। हिंदुस्तान ने बावजूद इसके कि मुशाहिदा किया कि जुल्म जो इस्राइल की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अगर हिंदुस्तान की जो है वो वजारत खारजा और दीगर लोगों को देखेंगे तो उन्होंने मुस्तकिल इसराइली मजालिम की हिमायत की है, यानी फलस्तीनी मजलूमों की बात नहीं की है। तो इसी तरीके से जो है अभी पिछले दिनों आपने सुना कि जब ये हमारे पास ये सूरत बनना शुरू हुई है तो फौरी तौर पर इसराइल जो है उसने अपने अहलकार मकबूजा जम्मू कश्मीर में भेज दिए हैं, जो मकसद कुछ साइंसी आलात लेकर आए हैं, इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं, कुछ और चीजें लेकर आए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर जो है इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि दोनों महाजों पर इंशाल्लाह ये जलील होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं आपकी तवज्जो इसलिए इस तरफ मरकूज करवाना चाहता था कि बिल्कुल आपने उसका सही नक्शा खींचा कि ये दोनों ममालिक आपस में इनकी बहुत अच्छी टाइज हैं, और ये क्या पता फ़लस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए जो पूरी दुनिया इस वक्त जो है उनकी नज़रें फ़लस्तीन के ऊपर थी, तो एक और इसी खित्ते के अंदर एक और जो है ना वो इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। देखिए, किसी भी दहशतगर्दी कहीं भी हो वो काबिल मज़म्मत है। नाखुशगवार वाक़या पेश आया और जिसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर लगाया और उसकी एक मीडिया वॉर शुरू हुई। एक जो है ना वो समझ लें कि एक वो कहते हैं ना कि इस तरह की जंग और इस तरह का माहौल बना दिया गया कि सारे लोगों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ हो गई, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या कोई सियासी या समाजी तंजीमें हो। लेकिन मैं फैसल नदीम साहब एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि 78 साल का मामला है, वो आज का मामला नहीं है। 78 साल पहले ही कायद मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल ये बात कह गए थे कि जो इसराइल है ये उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर है और एक नाजायज़ रियासत है,
तो वो बात आज लोगों को समझ में आ रही है शायद, क्योंकि उनका विजन बहुत स्ट्रांग था, बहुत विजनरी इंसान थे। मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि 78 साल का मामला है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है गजा में, हमने अपनी तारीख में बिल्कुल अपने बचपन में हमने गजा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, चचनिया के बारे में, यमन के बारे में हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी भी, सुनी भी, पढ़ी भी। लेकिन जो इस वक्त मामलात हैं, इतने सख्त रद्द अमल है, इतनी सख्त किस्म की जंग है, जंग के कोई भी रूल इस वक्त जो है ना वहाँ पर लागू नहीं होते। वो अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, पना जो कैंप है उनमें निशाना बना रहे हैं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जानवरों, वो किसी चीज को नहीं छोड़ ले, वो ग़िज़ा के ट्रक भी नहीं छोड़ ले, वो ग़िज़ा भी नहीं छोड़ ले, पानी भी नहीं छोड़ ले। तो ये ऐसे इस तरह के मामला कभी भी देखने को नहीं आए, और इस तरह एक तरफ से दूसरी तरफ से अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम ये मजीद शिद्दत इख्तियार किए जा रहा है, और इस वक्त जो मामलात हैं अगर इसको संभाला नहीं गया तो शायद फिर हम हिस्ट्री में ये लिखेंगे कि अल्लाह ना करे कि हिस्ट्री में हम ये लिखेंगे कि फ़लस्तीनी थे? इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा। एक बात ये समझ लीजिए कि सारी चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती हैं, बहुत कुछ अल्लाह की जानिब से भी हो रहा होता। ये यहूदी जो है, इन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रेट किया हुआ था कि दुनिया में उन पर जुल्म होता रहा है। ये बहुत बड़ी एक जो है, ये कह लें कि मजलूम कौम है। होलोकॉस्ट की कहानियां इन्होंने लोगों को सुनाई, और इसी तरह की बेशुमार चीजें थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप में इनके मुतालिक बात नहीं की जा सकती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में इनके मुतालिक बात नहीं की जा सकती। अगर इनके मुतालिक बात करने की जो है वो कोशिश की जाएगी तो मुकदमात बनेंगे, बात करने वाला जेल चला जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए ये जो जुल्म जो सामने आया है, और खौफनाक किस्म के मजालिम, जिनमें बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, अस्पतालों पर हमले, स्कूलों पर हमले, और उसके अलावा वो लोग जो हिजरतें कर रहे हैं उन पर हमले, जो खैमा बस्तियों में लोग आबाद हैं उन पर हमले। अब ये जो कैफियत है, इसने दुनिया को एक दफा झंझोड़ा है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप दुनिया भर में यहूदियों को भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में यहूदियों ने इस तरह के मुजाहरे किए हैं कि जिसमें उन्होंने इसराइल की मजम्मत करके ये बात की है कि उन्होंने यहूदियों का जो पेश है उसको पूरी दुनिया में खराब किया है। यानी ये समझ लें कि यूरोप अमेरिका में आम आवाम भी शायद ये समझती थी कि ये लोग जो है मजलूम है, लेकिन अब दुनिया में कोई नहीं समझता। अब दुनिया सारी की सारी इनको जालिम समझती है। और अल्लाह के फजल के साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फलस्तीनियों से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे, तो वो मुसलसल एक बात किए चले जा रहे होते हैं। वो अल्लाह की किताब सुनाते हैं। वो कहते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वलनकुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। मैं तुम्हें जो है भूख के साथ, खौफ के साथ, फलों के नुकसान के साथ, जानों के नुकसान के साथ, अम्वाल के नुकसान के साथ आजमाऊंगा। और जब तुम सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के साथ जुड़े रहे, और तुम में बड़ी जो है ये समझ लें कि आजमाइश में एक ये समझ लें कि बहुत ही अच्छा तुमने अल्लाह के साथ जुड़ने का जो है वो मुजाहरा किया, तो फिर उसके बाद खुशखबरियां हैं। तो वो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफा की जो जंग है उसका इंशाअल्लाह रिजल्ट, नतीजा इसराइल के हक में आखिरकार नहीं आएगा। इसराइली मैशत देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, उनके अपने मुल्क के हालात देख लीजिए, उनकी सियासी जमातों के आपस में मसाइल देख लीजिए, अवाम का इस वक्त जो जहन है इसराइली हुकूमत के खिलाफ वो देख लीजिए। अल्लाह के फजल के साथ मैं ये कहता हूँ सब कुछ वैसे नहीं है जिस तरह से इसराइली दिखा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं दुनिया पे इक़्तिदार और इख्तियार आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी अभी जो पार्टी है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसका क्या आगे हिकमत अमली है? अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में जंग होती है, या ज़्यादातर हमारी दुआएं हैं कि जंग जो है ना दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, तो जंग ना हो। अगर जंग नहीं होती तो आप लोगों की जद्दोजहद और आप लोगों की हिकमत अमली, ज़ाहिर है जंग से पहले ये जो पहलगाम वाक़या हुआ इससे पहले आप लोगों की पार्टी की हिकमत अमली होगी, तो आपकी पार्टी की हिकमत अमली क्या है? देखिए, पहले तो एक बात समझनी चाहिए, लाजमी तौर पर एक बात समझनी चाहिए। मैं अपनी हुकूमत को भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा। पिछले पूरे अरसे में अगर 2019 के बाद आप देखें तो हमने जो है बाज मामलात पर सकूत इख्तियार किया है और हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक जो है मुतनाज़ इलाका है, वहां पर मुसलमानों की आबादी है और हिंदुस्तान बंदूक के जोर पर वहां मुसल्लत है। तो ये जो एक ये कह लें मुकदमा जो मुसलसल हमारी तरफ से कश्मीरियों के हक में लड़ा जाता था, जब हमने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद भारत को दुनिया में जो है वो शोर शराबा करने का ये समझने के मौका मिला है। बहुत ज्यादा हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस है। हम दुनिया को वो सारी वीडियो दिखा सकते हैं कि जिनमें मोदी किसी जो है वो इंतखाबी रैली से खिताब कर रहा होता है
और उसमें दावा कर रहा होता है कि हमने घर में घुस के मारा है, इनके लोगों को हमने कत्ल किया, इनके लोगों को हमने शहीद किया है। राजनाथ सिंह इस तरह की बातें कर रहा होता है, इनके टीवी चैनल्स पर इस तरह की मुसलसल बातें आ रही होती हैं। आपने देखा होगा कि इनका सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी आपने उसको भी देखा होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसका नाम अजीत डोभाल है, उसको भी आपने देखा होगा कि वो खुलेआम इन सारी चीजों को क्लेम करता है कि यहाँ जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उन हमलों में बाकायदा तौर पर वो मुलविस हैं। बीएलए और इस तरह टीडीपी और इस तरह के जितने ग्रुप्स हैं उनको बैक वो करते हैं, उनको सपोर्ट वो करते हैं। तो हमें पूरी तरह से इस जंग को, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जंग हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते, अमन के साथ हमारी चाहत है कि हम रहो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हमला हुआ, ये वाकया हुआ है, इसकी जो है ना हम बाकायदा तौर पर जो है वो मजम्मत करते हैं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये सारा इंडियन ड्रामा है और इस ड्रामे के जरिए वो यकीनी तौर पर अपने जो है मजमूम जो भी उनके अज़ाइम हो उनके हवाले से उन्होंने जहन जो है ये समझ लेके बना रखा है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को समझ के हमें लाजमी तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जंग नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंग ना होने पर भी हमें मकबूजा कश्मीर के लोग और अब उनसे आगे बढ़कर जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जिनको बाकायदा आप मुसलसल देख लें कि मुख्तलिफ चीजों के जरिए, पहले शहरियत का बिल आया था और शहरियत के बिल के जरिए मुसलमानों की शहरियत मुख्तलिफ इलाकों में खत्म की गई। आपने देखा कि आसाम में 40 लाख लोगों की शहरियत खत्म की गई थी, उसमें 20 लाख लोग जो है वो थे कि जिनका ताल्लुक इस्लाम से था, यानी सारे के सारे मुसलमान थे। तो मुख्तलिफ हिस्सों में ये होता रहा। अभी पिछले दिनों फिर आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो है वो वक्फ बिल जो आया है उसके हवाले से, यानी आप ये कह लें कि मुसलमानों की जितनी जायदादें हैं उनको हड़पने की कोशिश की जा रही है और हर हवाले से, हर तरह से जो है वो मुसलमानों को जिद किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ये जो है इस तरह का मौका मौजूद है। आप सिखों की बात कीजिए, मुसलमानों की बात कीजिए, आज ये बताइए दुनिया को कि सवाल करें हिंदुस्तान से कि क्या वजह है कि नागालैंड के जो लोग हैं ईसाई, वो आखिरकार एक अलहदा वतन क्यों मांग रहे हैं? मिजोरम में अलहदा वतन क्यों मांगा जा रहा है? मणिपुर में जो है आज इस वक्त जो है इंडिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट क्यों मौजूद है? इन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जंग ना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। और उसके बाद जो अगली बात है कि इन केस अगर जंग हो जाती है, हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, ये खित्ते के लिए बेहतर नहीं है, लोगों के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तो 25 करोड़ जो इस मुल्क के बासी और रिहायशी हैं, इंशाअल्लाह उनकी तरह हमारा अज़म ये है कि इस वतन की हिफाजत इंशाअल्लाह अपने माल से भी करेंगे, अपनी जान से भी करेंगे, अपनी औलाद से भी करेंगे अल्लाह के फजल के साथ, और इंशाअल्लाह यही अज़म हमारा गज़ा के लिए भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साहब। आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सिंध के सदर हैं और आपने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर जंग होती है तो हम बिल्कुल हमारी जान, हमारा माल और हमारी औलाद इस मुल्क पे कुर्बान है। और यही मौक़िफ़ इनका गज़ा के लिए भी है, लेकिन उसकी हिकमत अमली क्या है वो हम यकीनन इनसे पूछेंगे फिर किसी प्रोग्राम में और इनसे बताएंगे कि किस तरह आप वहाँ पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हंसी आती है कभी कभी ना, मतलब कुछ चीज़ें सोचकर बड़ी हंसी आती है। हंसी ये आती है कि झूठा प्रोपेगेंडा जब इंडिया बनाता है और फिर जब बेनकाब होता है तो वो छुपाता फिरता है। अच्छा, ये जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, अच्छा इसमें खुद रॉ जो है ना मुलव्विस निकली। अब मतलब अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल काउंसिल्स, यूएन के लोग इनका गला पकड़े, इनका गिरबान पकड़े और पूछें कि तुमने ये पूरा ड्रामा क्यों रचाया। फिर अपने मीडिया को इतनी कोई सेंसरशिप नहीं है, अपने मीडिया को इतनी खुली छुट्टी दे दी और उनको बिल्कुल एक जो जिस जानवरों को हम अक्सर अपनी जो है ना ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, आपने उनको पीछे लगा दिया पाकिस्तान के। वो सिर्फ भौंके जा रहे हैं, वो है ना जो भौंकता है वो काटता नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो वो भौंके चले जा रहे हैं, भौंके चले जा रहे हैं। हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम रात को आ रहे हैं, हम अगली रात को आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, हम तरसों आ रहे हैं, अगले 24 घंटों में आ रहे हैं, हमारे तैयारे उड़ रहे हैं, तो फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। एक प्लास्टिक का जहाज जो है ना वो इंडिया में गिर जाता है ना तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है। प्लास्टिक का जहाज, मतलब आप सोच सकते हैं, गुब्बारा, अगर पाकिस्तान से गैस का गुब्बारा उड़कर सरहद पार चला जाए तो उसके ऊपर
उसका उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, उसका सीटी स्कैन भी किया जाता है कि कहीं कोई गुब्बारे या रबर के अंदर या हवा के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा ना खास्ता फट जाएगा तो यहाँ पर नुकसान। इतना तो डरते हैं, इतना तो डरते हैं, और हम यहाँ पर मीम्स बना रहे हैं। हमें पता था कि आपकी औकात क्या है, हमें पता था कि आपने क्या करना है, हमें पता था कि आपने अपनी, मैं हैरान हूं इनकी जो है अवाम पर, जिनके प्रोग्राम्स की रेटिंग भी आती है, मतलब अवाम देखती है तो रेटिंग आती है ना, अवाम नहीं देखेगी तो रेटिंग कैसे आएगी। वहां पर वो बैठकर प्रोग्राम्स पर एल छोड़ियां मार रहे होते हैं और यहां से वो हमारे सहाफियों को लेते हैं और उनसे बेइज्जत होते हैं। अच्छा, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर वो आगे से उनको बोलने नहीं देते, उनकी माइक बंद कर देते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो यहां से हमारे बिल्कुल, अभी तो सीनियर साफियों को नहीं लेते आप लोग, जो नैरेटिव बयान करेंगे, जो आपको आपका असली चेहरा दिखाएंगे, जो आरएसएस की असली कहानियां सुनाएंगे, जो बीजेपी का नकाब उतारेंगे कि तुम लोग हो कौन। तुमने वहां पर अकलियतों का जीना ही हराम कर दिया है। तुमने वहां ईसाई हो, वो सिख हो, वहां पर मूवमेंट चल रही है आजादी की, वहां पर खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है। सिख खुलकर कह रहे हैं कि हम जो है वो इस जंग में भारत के साथ नहीं है, हम इस जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। आप यकीन करें, आज मैं खबर पढ़ रहा था, वहां पर सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने पर हुजूम ने उस शख्स को मार दिया। यहां तो हम रोज डाकू पकड़ लेते हैं, उसको भी पुलिस के हवाले करते हैं। यहां पर अगर कोई इंडिया भारत जिंदाबाद का नारा लगाता है, बल्कि यहां पर तो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी बच्चे पढ़ लेते हैं स्कूलों में, उनको पढ़ाया जाता है कि लिखा किसने है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा जो देश था वो ये हिंदुस्तान था, फिर ये इसको हमने अलग क्यों किया, दो कौमी नजरिया क्यों आया बीच में, आखिर हमारी विजन क्या था, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप तो हिस्ट्री भी नहीं बताते, फिर वो आपका ढोंगी मीडिया पीटता रहता है। अच्छा, अक्सर वो बेचता है। अभी तो खैर जंगी माहौल है, एक बहुत इश्तियाल अंगेजी है, दोनों तरफ गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीम्स बना रहे हैं, चिल बैठे हैं। और अभी अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो अभी हुमैर अनवर साहब से बात करते हैं। हुमैर अनवर साहब सीनियर सहाफी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो भारतीय हुकूमत का जो मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, रॉ, वही मुलविस निकली, डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए इनके। ये तो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेलीग्राम पर लीक हो जाते हैं। बहरहाल इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हुमैर अनवर साहब सीनियर सहाफी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हुमैर अनवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ये आज जो इनकी जो पूरी पोटरी खुल गई है, टेलीग्राम पर जो है ना वो चीजें लीक हो गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी आजम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर हैविंग मी इन द शो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये तो कोई नई बात नहीं है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वाकया आपको याद ही होगा कि माजियन करीब में एक जब पुलवामा अटैक्स हुए तब भी इन्होंने यही हरकत की। उससे पीछे अगर चले जाए, होटल ताज वाला इंसिडेंट और अजमल खताब वाला इंसिडेंट, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो अभिनंदन वाला हो या फिर वो जो सबमरीन पाकिस्तानी पानियों में दाखिल हो गई थी, जैसे हमने एस्कॉर्ट करके बाहर भेज दिया। देखें, जब बड़ाई की बात आती है तो हमेशा पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इनके जितने भी ऐसे हथकंडे थे उनको खराब या उसको एक्सपोज करने के लिए हमने हमेशा ये की कि हम बड़ा साइलेंटली, बड़ा पोलाइटली दुनिया में जाके हम प्रोटेस्ट करते हैं, फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट्स थे और फिगर्स थे वो थे क्या दरअसल। अब अगर भारतीय मीडिया की बात करें ना, तो एक बदतमीजी का तूफान दिखाई देता है वहां पे। ना सिर्फ बदतमीजी का तूफान दिखाई देता है, बल्कि अगर आप उसकी गवर्नमेंट की भी बात करें, बिल्कुल बेबुनियाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं तो कहता हूँ फॉल्स फ्लैग भी बड़ा छोटा लफ्ज है इसके लिए। बिल्कुल इसके लिए तो एक और कोई बड़ा लफ्ज होना चाहिए कि जिसमें इतनी दूर 400-500 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तानी बॉर्डर से, तो क्या इनकी फौज, इनकी एस्टैब्लिशमेंट और इनकी मिलिट्री और इनकी इंटेलिजेंस सो रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये कि ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जो इन्होंने जबरदस्ती दुनिया से दुनिया के सामने, जबकि यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी करारदादें मौजूद हैं इस पे, इन्होंने वहां से जबरन कश्मीर को अपना हिस्सा मानने की कोशिश की, बताने की कोशिश की दुनिया को। और उसके बाद फिर ऐसा एक हिस्सा कि जहां इनकी 7 लाख 8 लाख फौज मौजूद है। मुझे ये बताएं कि उस दिन, उस वक्त, उस पर्टिकुलर मुकाम पे, पहलगाम पे का जो वो थे पीरियड्स थे, वहां पे कोई फौजी मौजूद नहीं था। ये जो दहशतगर्द थे, ये घुस कैसे गए वहां पे, कितना खुलेआम उन्होंने बाकायदा हर फैमिली से डायलॉग किए हैं।
उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने पूछा है बकौल इनके, मैं इनकी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो इनके विक्टिम्स हैं, जो इनके लोग हैं, जो देखिए जो विक्टिम्स है ना हमारे इनके साथ हैं, वो बेचारे विक्टिम कहीं भी किसी भी मदद के हों, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। मैं ये लोग नहीं मरने चाहिए, ये मासूम जाने नहीं मरनी चाहिए। और पाकिस्तान सबसे पहले, चाहे वो गवर्नमेंट हो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, हमेशा उन्होंने पहला यही इजहार किया कि ये जो मासूम जाने गई हैं, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप खुद ऐसे वाकयात कराएंगे, अपने लोगों को खुद मारना शुरू कर देंगे जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये दिस इज नॉट ऑन। ये गलत बात है। साहब उस वक्त जब कोई डेलीगेशन विजिट पर होता है इनके मुल्क में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखना, मैं वही तो बता रहा हूँ, मोदी साहब का सऊदी अरेबिया का विजिट और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब ने जो अपने हक की बात की, जो कश्मीरियों के साथ देने की बात की, लेकिन ये बड़ा एक सोची समझी साजिश है। हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिया ना, इन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, इसको पैच करना चाहिए और इंडिया की तरफ से पूरा इंसिडेंट प्लान किया गया है। और फिर उसके बाद इन्होंने निजाम तराशी करना शुरू कर दिए पाकिस्तानियों पर, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर। तो ये तो साफ जाहिर है। और जिस तरह मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो इंसिडेंट हुआ दैट्स वेरी ट्रेजिक, बहुत खतरनाक इंसिडेंट है, किसी भी मुल्क में हो। पाकिस्तानीज आर द फर्स्ट पीपल की जो सबसे पहले मुजम्मत करते हैं, क्योंकि हम तो वॉर ऑन टेरर की विक्टिमाइजेशन का शिकार है बहुत अच्छे। और मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि, और बड़ी हैरानकुन बात भी है कि वो जो तस्वीर इनिशियल जारी हुई हैं इस पहलगाम इंसिडेंट की, जिसमें वो खातून अपने शौहर की डेड बॉडी के पास बैठी हुई हैं, वहां उसी तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो पीछे दो एक पेड़, यानी दो जो एक मर्द और एक औरत, दो लोग पीछे हाथ पकड़ के चल रहे हैं जैसे वो किसी सियासी मुकाम पे चल रहे हैं। मुझे बताएं, जहाँ इतना बड़ा मैसेकर हुआ हो, जहाँ इतनी लाशें गिर गई हो, इतनी शदीद फायदे हुई हो, वहाँ इतने सुकून से लोग कैसे चल सकें? मतलब ये बहुत सारे बाद में वो जो खातून जिसको उन्होंने मरा हुआ दिखाया था उमर, उनकी वीडियोस भी आ गई क्या, वी आर अलाइव। लोग उनको कंडोलेंस की मैसेजेस कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को। बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत सारी आप देखिए कि मीडिया में कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई वेरिफिकेशन, कोई फैक्ट। हम यहाँ पर एक लफ्ज मुंह से निकालते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हमें पकड़ लेते हैं, हमारी टीमें पकड़ लेती है, भाई ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे। और उनको कोई कैमरा नहीं पकड़, जो जाहिर है उनके भी तो कोई अथॉरिटी होगी ना जो चीजों को देखती होगी, उनको नहीं पकड़ते। देखिए, मैं आपने पहले जो जिक्र किया ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पे हमारा जो कैमरा है ना, दैट्स अ वेरी विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, बड़ा फार इदारा है। और वो जिस तरह मीडिया एथिक्स को प्रमोट करते हैं और जिस तरह कोई गलत बात या बुरी बात पे फौरन एक्शन ले जाता है ना, मुझे इंडिया में कहीं दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी मीडिया तो मैंने काम किया, 20-20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है मीडिया के अंदर काम करने का। मैं यही बात जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मैं हैरान हूँ कि वहाँ अर्णब गोस्वामी हो या कोई भी ऐसा उनकी कोई फीमेल एंकर हो, वो ऐसे बात करती है जैसे पता नहीं वो किसी गली मोहल्ले में या किसी ऐसी जगह पे बैठ के बात करेंगे जहाँ कोई एथिक्स के मोरल वैल्यूज नहीं है, या इनके बच्चे या इनकी फैमिली वो टीवी चैनल नहीं देख रहे। मतलब वो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, फिर इस तरह की बहुत सी तरबियत की बात है यार, तरबियत की बात है। हमें मीडिया एथिक्स सिखाए जाते हैं, हमें प्रोग्राम से पहले भी चीजें बताई जाती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना है, और प्रोग्राम के बाद भी उसकी एनालिसिस होती है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन इनके यहाँ मुझे ये चीजें बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं हंसता हूँ समटाइम उनकी टीवी देख। मैं कल एक न्यूज देख रहा था, मैं आपको एक चुटकुली सा न्यूज मैं बताऊं। कल मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल एक बड़ी स्क्रीन, बड़ा क्रोमा लगाकर उसके ऊपर स्क्रीन चलाई हुई है कि आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने युद्ध के डर से अपनी फैमिली कनाडा शिफ्ट कर दी। अब मैं हंस के पागल हो रहा हूं। अब बताएं ये कोई करने वाली बात है? ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। देखिए, बात ही आ जाती है, इससे तो हंसी आती है खैर, जिस तरह वो बात करते हैं इंडियन मीडिया। इसमें मैं आपको आई वुड लाइक टू कमेंट। इसमें मैं एक बहुत जबरदस्त बात यह है कि देखिए, इस वक्त एक ही शख्स है पूरे पाकिस्तान में जिससे पूरे इंडिया की हवा टाइट है, और वो है आसिम मुनीर साहब। जी हाँ, वो डरते हैं असल में, वो डरते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। जी आजम, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। आजम, मैं कह रहा हूँ इस वक्त एक ही शख्स है पूरे पाकिस्तान में कि जैसे पूरी इंडियन मीडिया की, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट हो या वहाँ की एजेंसीज हो और या फिर उनकी गवर्नमेंट हो,
वो इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसी वजह से किया गया, जब हमारे आर्मी साहब ने जो नारा लगाया था ना, खासतौर पे कश्मीर के हक में, और कश्मीर के हक में जो बातें की गई थी, ये जितना भी केस प्लान किया गया है, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया गया है, ये उसकी स्थिति में प्लान किया गया है। और ये इतनी गंदी प्रोडक्शन थी कि मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें सरेआम एक तस्वीर से, एक वीडियो से एक्सपोज हो रही हैं। जी हाँ। और ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे उन्होंने, और फिर जो आज लीक हुई है उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है, जो टेलीग्राम पे लीक हुई है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 36 घंटे के बाद ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना है। उनकी राह में कहा है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है, और उनसे इतना इंतजार नहीं हुआ कि अपने ही लिखे हुए प्लान को के बरक्स उन्होंने फौरन पाकिस्तानी मीडिया पे, खासतौर पे हमारे ऑनरेबल जो आर्मी चीफ साहब हैं, मैं तो उनको शेर का लकब इसलिए देता हूँ क्योंकि जिस तरह फोर फ्रंट पे आके उन्होंने वो बयान दिया, और उसके बाद पे जिस तरह की देख रहे हैं कि उनको इंडिया को जो मिर्चें लगी हैं, मुझे तो बड़ी माजी के जोकों में चला जाऊंगा तो मुशर्रफ साहब भी याद आ गए, फिर और भी एक दो बड़ी हमारी सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल थे कि जिनके बयान होते थे पूरा इंडिया हिल जाता था। तो आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिया है लिटरली, इसके बाद हमने देखा कि बाकायदा मोदी गवर्नमेंट है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह करना है, क्या करना है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाकायदा इसीलिए इन्होंने किया कि हम डिस्ग्रेस कर ला सकें, पाकिस्तान के इदारों को डिस्ग्रेस कर सकें, और इसके जो नताइज थे वो बिल्कुल बख्स हुए, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसके नताइज बिल्कुल उनके हक में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा सवाल भी यही था, जब इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं हुमैर, तो आपका खासा तजुर्बा है इन मामलात में, तो मुझे बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना अभी टेलीग्राम पर लीक हो गए हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि ये असली होंगे यकीनन, तो इसके बाद इंडिया के खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं लिया जाएगा कि आपने बिला जवाज एक पूरा एक मीडिया वॉर जनरेट किया, बिला जवाज इल्जाम लगाया, इसका क्या खुमियाजा आप भुगतेंगे, या कोई इनके ऊपर पाबंदी इंटरनेशनल या कोई ऐसी चीज? आजम, ये हम सब जानते हैं कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो इंडिया के साथ हैं, वो हमारे साथ नहीं है। और जब पाकिस्तान इस दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर बैठता है और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देती है, तो आई थिंक चाइना और कुछ रशिया के अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं करता दिखाई देता। बिल्कुल, हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके आसपास हम देखते हैं कि दुश्मन ऐसे खड़े हुए हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ देखते हैं अफगानिस्तान से जो इंसर्जेंसी होती है, हम बहुत परेशान है उस इंसर्जेंसी से। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि हमने जितना बड़ा एहसान अफगानिस्तान किया, अफगानिस्तान ने उतना ही हमें नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। और अब चूंकि ज़ाहिर है वहाँ से सीक्रेट जो हम पहले सीक्रेट हाइड आउट से अब हमें पता है कि वहाँ सेफ हेवन है दहशतगर्दों के, और बाकायदा वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है। और इस तरह हम देखें ना, जिस सिनेरियो में बैठे हैं वहाँ, चाहे अमेरिका की बात करें और दीगर ताकतों की बात करें, कौन हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब पाकिस्तान जाता है, चाहे वो यूएन का प्लेटफॉर्म हो या फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो, हमने देखा कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, माजी में हमने देखा इमरान खान साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त थी, उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने, उसके बाद उससे जो केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तकारीर की, उससे पीछे चले गए नवाज शरीफ साहब के। तो बहुत हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान का केस बड़ा जबरदस्त किया है। और ये हमेशा हमने कश्मीर की, फलस्तीन की और जो मजालिम इन दो खित्तों में हो रहे हैं, हमने उसकी आवाज सबसे पहले उठाई है दुनिया में। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा टूल है वो है आवाज उठाना, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना, और हम एक पीस लविंग नेशन है। मैं बताऊं कि माजी में भी आप देख लें, हमने कभी किसी इंसिडेंट में भी पहल नहीं की, चाहे वो कोई भी जंग हो, कोई भी ऐसा वाकया हो। एक जिम्मेदार मुल्क ऐसा ही करता है, एक जिम्मेदार मुल्क की यही निशानी है, समझदार और जिम्मेदार मुल्क। हम खित्ते में जंग नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहा है, दुनिया उसको देख भी रही है, और दुनिया के सामने जब, और मैं आपको बताऊं, टाइम इज द बेस्ट टीचर, वो सब कुछ निकाल के ले आता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाकई एक बहुत बड़ा खतरनाक और बड़ा क्रूअल किस्म का कारनामा इंडियन गवर्नमेंट का सामने आते जा रहा है। और फिर आज टेलीग्राम के लीक्स हैं, वो उस पर और उसको अटैच कर देती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू वेट फॉर टाइम, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा आपके सामने अभिनंदन का इंसिडेंट है या फिर पुलवामा अटैक है, सब में कहीं ना कहीं, और फिर उससे पीछे चले जाए तो सब में कहीं ना कहीं इंडियन रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमें खुद सरेआम दिखाई देती है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये भी बिल्कुल हमें पता चल जाएगा जिस तरह पाकिस्तान को डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई है। बहुत अनकरीब हम देखेंगे कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो गए, और पूरा जो किस्सा है ये भी खुल जाएगा। जी बिल्कुल। और आपको नजर आ रहा होगा कि इंडिया ये जो बयानिया भी हार रहा है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें हार रहा है। जिस तरह
आमतौर पर जब कोई कोर्ट में केस होता है और जब कोई हार रहा होता है ना, तो वो अपने वकला चेंज करता है, वकील चेंज करता है, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वकील आजमा रहा होता है। इसी तरह अब इंडिया जो है ना, वो अपने आर्मी की स्टैब्लिशमेंट जो है, वो कभी नायब आर्मी चीफ को चेंज कर देता है, कभी कोर कमांडर को चेंज कर देता है, कभी उसको हटा देता है, कभी उसको हटा देता है। वहां पे ये ड्रामा चल रहा है इस वक्त। मतलब वो इतने घबराए हुए हैं कि बस 10 लाख फौज उनकी सिर्फ कश्मीर में बैठी है और हम टोटल 6-7 लाख पे 6-7 लाख फौज लेके उन पे भारी हैं। और दूसरी बात, आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि 1:10 का रेशियो है। अगर आप साइज की भी बात करें तो 10 गुना बड़ा हाथी इंडिया को मैं कंसिडर करता हूं, और एक ऐसे मुल्क से जो 10 गुना छोटा हो रकबे के लिहाज से भी या बदी के लिहाज से भी, लेकिन जज्बे के लिहाज से नहीं है, जज्बे के लिहाज से नंबर 1 है, बढ़ा जाना। जी, ये यकीनन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक फौजी फील्ड में निकलता है ना, तो जिस ललकार से वो अपने मैदान में उतरता है, हमने वो ललकार भी सुनी है, हम जानते भी हैं और उसकी पावर को भी जानते हैं। और इसी तरह इन कंपैरिजन देखें ना, आप नंबर की अगर गेम देखें तो हमारी 6 लाख 7 लाख टोटल जो आर्मी स्ट्रेंथ है, एक्टिव आर्मी यही है, उससे ज्यादा तो उसने कश्मीर में लगा रखी है, ठीक है ना। और मैं अभी बाकी इंडिया की तो बात ही नहीं करूंगा। तो ये जो अपने से छोटे मुल्क से, अपने से रकबे के लिहाज से भी छोटे मुल्क में, रिसोर्सेज के हिसाब से भी छोटे मुल्क के साथ खड़े होकर इस तरह के हथकंडे लगाना और फिर उससे घबरा जाना, ये यकीनन दुनिया जानती है इस वक्त के इंडिया की क्या पोजीशन है। और जहां तक मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर लड़ने की हिम्मत होती तो ये सरासर 8 दिन 10 दिन हो गए हैं ये बातें ना सुनते हम महज उस तरफ से। तो सिर्फ बातों का एक जाल बिछा रखा है उन्हें अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए, और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैली आंख से इस सरजमीन देख सके। और हमारे जो फौजी भाई हैं, फौजी बेटे हैं, दे आर ऑल रेडी टू डिफेंड आवर नेशन इंशाल्लाह। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, मीम्स एंजॉय कर रहे हैं। हमें पता है कि इनका बयानिया क्या है, इनकी मीडिया पे हंस रहे हैं। और मैं आपको मजे की बात बताइए, आपने बिल्कुल सही बात की। मीम्स की जहां तक बात आती है तो वो वॉर पाकिस्तान पहले जीत चुका है। हाँ। क्योंकि आप देखिए, जितनी भी सोशल मीडिया पे इस वक्त कॉमेडी देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, उसका कोई जवाब नहीं है। इंडियन कॉमेडी बिल्कुल उसको डिफाइन नहीं कर पाती और इस वक्त बड़ा परेशानी का आलम भी है उस तरफ। वो सिर्फ टीवी में ही घुस के मार सकते हैं, वैसे हिम्मत नहीं उनमें। वो सिर्फ फिल्मों में और टीवी में। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे हैं, आप हर चीज में हमसे कहीं आगे हैं, लेकिन आपकी अकल क्या घास चरने गई है या आप घास खा के, मैं फिर वो फिर मजहबी मसला आ जाएगा, मैं उस तरफ जा रहा था। लेकिन क्या आप घास खाते हैं कि आपकी मीडिया आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, आपको दिखा रही है, उसकी रेटिंग भी आ रही है, और वो मीडिया हम जिस पे हंस रहे हैं, हमारा छोटे घर का बच्चा, मेरा 10 साल का भतीजा भी इनको देख के हंसता मुझे दिखाता है, बोलता है चाचू ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब एक 10 साल की पाकिस्तानी 10 साल के बच्चे को समझ में आ रहा है और वहां की मेच्योर इंटेलिजेंट अवाम को समझ में नहीं आ रहा कि इनका मीडिया क्या कर रहा है। असल में जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसको भी बॉलीवुड से पता चलता है कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है और उनके पास कितनी फौजी स्ट्रेंथ है। तो उनको बॉलीवुड की मूवी से पता चलता है। जब वो ऑन ग्राउंड दिखते हैं तो उसके बरक्स उनको दिखाई देता है, तो इसलिए थोड़ा सा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही कहा कि वो सिर्फ बॉलीवुड की मूवी में ही कोई जंग जीत सकते हैं या कोई ऐसा मार्का मार सकते हैं, वरना रियलिटी में अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो 2.5 किलो का आज जो फिल्मों में दिखाते हैं, फिर पाकिस्तानी बॉर्डर पर आके फिर वो 2.5 किलो का स्कैन हो रहा होता है स्कैनर के ऊपर। तो ये तो सिलसिले हैं। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की जो मीडिया है वो हमारे लिए एक मीम है। हम अगर कोई इंटरटेनमेंट देखनी होती है तो हम इंडिया मीडिया उठाकर देख लेते हैं, वो उनकी बड़कें, वो उनकी बातें। कल उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के पूरे खानदान को कनाडा भेज दिया, आसिम मुनीर साहब के खानदान को कनाडा भेज दिया। मतलब यार आप ये देखिए कि आधा खानदान, उनके घर वाले, बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो पूरा खानदान सियासतदान है। मतलब कुछ इंटेलिजेंस नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं होती, आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं होते, कोई खबर नहीं होती। जो दिल में आए बोल दो, जो दिल में आए बोल दो, कुछ भी बोल दो। मक्खी एक भेज नहीं सकते तुम वहां से, वो भी हमारे जो है ना वो जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको पता होता है कि मक्खी आने वाली उड़ानी है। नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था वो नाकाम हो गया, टेलीग्राम पर सब चीजें लीक हो गई। इनके मीडिया को कहा गया था कि आपने ये जो कारस्तानी शुरू करनी है, पाकिस्तान पे इल्जामात लगाने शुरू करने हैं,
वो 36 से 48 घंटों के बाद शुरू करने हैं, ये लोग शामिल होंगे, इस तरह का बयानिया होगा। वो सब चीजें अभी टेलीग्राम पर मंजिले आम पर आ चुकी हैं और पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया के लोग, समझदार लोग इन पर हंस रहे हैं। लेकिन हुमैर की एक बात बड़ी दिलचस्प और बहुत वो कह लें कि अच्छी बात कह गए कि जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें हैं वो इस वक्त इंडिया के साथ खड़ी हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम हर जगह पर अपना बयानिया रिकॉर्ड भी करवाते हैं और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाते हैं और एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से एक पैगाम देते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तो मौत तो छोड़ेंगे भी नहीं, चाय नहीं पिलाएंगे इस बार, और इस बार जो है ना वो चाय पिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।